बादशाह सऊदी रहेगा। मैं उसके अंडर प्राइम मिनिस्टर बनकर सऊदी अरब को बचाने की कोशिश करूंगा। सऊद ने फैसल की ये ऑफर एक्सेप्ट कर ली और सारी ताकत प्राइम मिनिस्टर फैसल के हवाले कर दी। फैसल ने आते ही सबसे पहले शहजादों की सारी अयाशियां खत्म कर दी, उनको दिए जाने वाले करोड़ों रुपए बंद कर दिए और इन शहजादों के लग्जरी पैलेसेस छीनकर वहां गवर्नमेंट ऑफिसेस बनाए। और सबसे बड़ा काम फैसल ने यह किया कि तारीख में पहली बार सऊदी अरब से स्लेवरी खत्म कर दी। शाह फैसल ने अपने खजाने से हर गुलाम के मालिक को $2000 देकर उसे आजाद कर दिया। इस तरह एक ही दिन में हजारों गुलाम आजाद हो गए। और सऊदी की इकोनॉमी ठीक करने के लिए शाह फैसल ने एक ताकतवर आदमी से कर्जा भी लिया, जो उस वक्त सऊदी का सबसे अमीर आदमी था, जिसका नाम था मोहम्मद बिन लादेन। फैसल ने पूरी दुनिया से इस्लामिक स्कॉलर्स को सऊदी बुलाया ताकि ये स्कॉलर्स सऊदी के एलीट खानदान के बच्चों को इस्लाम सिखा सके। बाय द वे, इन्हीं इस्लामिक स्कूल्स में उसी सऊदी के सबसे रिच आदमी मोहम्मद बिन लादेन का बेटा भी पढ़ता था, उसामा बिन लादेन। फैसल के इन जबरदस्त कामों से अब सऊदी अरब दोबारा मजबूत होने लगा, लेकिन पूरी दुनिया को अच्छी तरह पता था कि सऊद सिर्फ नाम का बादशाह है और सारी ताकत असल में फैसल के पास है। इस सब के दौरान किंग सऊद अमेरिका में आराम से बैठा हुआ था, लेकिन जब 1 साल के बाद वो वापस सऊदी आया और वापस आकर उम्रा करने के लिए गया, लेकिन उम्रा करने के दरमियान ही उसे समझ आ गई कि अब लोग उसे वो इज्जत नहीं दे रहे जो एक बादशाह को मिलनी चाहिए, और उसे समझ आ गई कि अब लोग उसे बादशाह समझते ही नहीं है। और यहाँ से सऊद आहिस्ता आहिस्ता अपने भाई फैसल से नफरत करने लगा। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि उसके अयाश बेटे उसे फैसल के खिलाफ भड़काने लगे, क्योंकि फैसल ने आते ही इन सारे शहजादों की अयाशियां खत्म कर दी थी। तो अब सऊद और उसके बेटे मिलकर फैसल को हटाने की साजिश करने लगे। सऊद और उसके बेटे पैसे देकर लोगों को फैसल के खिलाफ करने लगे, जिसका फैसल को अच्छी तरह पता था, लेकिन फैसल ने बादशाह के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। असल मसला तब बना जब सऊद ने फैसल की तरफ एक लेटर भेजा जिसमें लिखा था, फैसल, तुम अपनी औकात में रहो और याद रखो कि बादशाह मैं हूँ, और मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि मेरे 2 बेटों को सऊदी अरब के टॉप मिनिस्टर्स बनाओ, वरना मैं अपनी रॉयल फौज भेजकर तुम्हें गिरफ्तार कर लूंगा। जैसे ही फैसल ने बादशाह का ये खत पढ़ा, उसने ये खत अपने भाई को दिया, जिसने सीधा जाकर बादशाह के मुंह पर ये खत फाड़ दिया। अपनी ये बेइज्जती देखकर बादशाह को बहुत गुस्सा आया और उसने फौरन अपनी रॉयल फौज फैसल को गिरफ्तार करने के लिए उसके महल की तरफ भेजी। बादशाह की रॉयल फौज ने जाकर फैसल के महल को हर तरफ से घेर लिया, लेकिन फनी बात यह है कि फैसल के पास इतनी ताकत थी और उसका इतना रोब था कि जैसे ही फैसल अपने महल से बाहर निकला, बादशाह की फौज की काम पे टांगने लगे और उन्होंने फैसल को देखकर उसे गलती से सलूट कर दिया, जिसे देखकर फैसल इन गार्ड्स पर हंसने लगा। लेकिन फिर भी ये गार्ड्स फैसल को गिरफ्तार करने के लिए खड़े रहे। यहाँ तक कि कहा जाता है कि बादशाह ने फैसल को मारने की कोशिश भी की। ये सब देखकर आखिर फैसल ने अपने बाप से की हुई कसम तोड़ दी और कहा अब और बस है। सऊद सारी हदें पार कर चुका है। अब सऊद के पास तो सिर्फ थोड़े से रॉयल गार्ड्स थे, लेकिन सऊदी अरब की पूरी फौज फैसल को अपना लीडर मानती थी। तो सबसे पहले फैसल ने हुक्म दिया कि सारे पैलेसेस से हमारी औरतों और बच्चों को निकाल दिया जाए, क्योंकि अब फैसला तलवार से होगा। फैसल के एक ही इशारे से पूरी सऊदी फौज तेजी से बादशाह के महल की तरफ बढ़ने लगी और बादशाह के महल को हर तरफ से घेर लिया। अब फैसल और सऊद एक स्टैंड ऑफ में खड़े थे, लेकिन फैसल की फौज बादशाह से बहुत ज्यादा थी, इसीलिए बादशाह अपनी फौज को लेकर पीछे हट गया और हालात इतने बिगड़ चुके थे कि अब इन दोनों भाइयों फैसल और सऊद का फैसला करने के लिए सऊदी अरब का मुफ्ती आजम मक्का से कैपिटल की तरफ आया, जो वहाबी खानदान का लीडर था। सऊद ये देखकर हैरान रह गया कि उसका अपना खानदान और सऊदी अरब के सारे उलमा बादशाह को छोड़कर फैसल के साथ खड़े थे। लेकिन क्यों?
आखिर क्यों सब बादशाह को छोड़कर फैसल के साथ खड़े थे? इसकी दो बड़ी रीजंस हैं। एक तो फैसल ऑफ कोर्स एक बहुत ही ज़हीन और जबरदस्त लीडर था, लेकिन इसकी एक और भी इम्पोर्टेंट वजह थी। इस सब से 200 साल पहले अरब के दो बड़े खानदान सऊद और वहाबी खानदान ने मिलकर पहली सऊदी रियासत बनाई थी, और आज तक यही दो खानदान सऊदी अरब के सबसे पावरफुल खानदान थे। और फैसल ऐसा अकेला आदमी था जो इन दोनों खानदानों का शहजादा था, क्योंकि फैसल का बाप अब्दुल अजीज सऊद खानदान से था और उसकी माँ तरफा मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के खानदान से थी। इसीलिए अब दोनों खानदानों ने मिलकर बादशाह सऊद के खिलाफ शहजादे फैसल को सपोर्ट किया। आखिर ये सब देखकर फाइनली सऊद अपने तख्त से हट गया और शहजादा फैसल सऊदी अरब का नया बादशाह बना। King Faisal, a desert warrior. और बादशाह बनते ही फैसल ने अपनी पहली स्पीच और कहा कि ए लोगों, मुझे अपना बादशाह नहीं बल्कि अपना दोस्त और नौकर समझो, क्योंकि तुम्हारा बादशाह मैं नहीं बल्कि इस पूरी कायनात का सिर्फ एक ही बादशाह है, और मेरा ये तख्त कोई तख्त नहीं, तख्त भी सिर्फ अल्लाह का ही है। अब फैसल बादशाह तो सऊदी अरब के उलमा के सपोर्ट से बना था, लेकिन बादशाह बनते ही शाह फैसल ने कुछ ऐसे काम किए जिससे उलमा फैसल के खिलाफ होने लगे। फैसल ने बादशाह बनते ही लड़कियों के स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज और इवन सऊदी अरब का पहला टीवी चैनल भी खोला, जिसमें मेल एंकर्स तो थे ही, साथ ही एक फीमेल एंकर भी थी। लेकिन सऊदी अरब के उलमा ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि एक दिन एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने सऊदी न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल लिखा जो एक बहुत ही सिंपल सी बात थी कि जमीन हमेशा सूरज के गिर्द घूमती है, सूरज जमीन के गिर्द नहीं। ये न्यूज़पेपर पूरे सऊदी अरब में फैल गया, लेकिन जब इस आर्टिकल का सऊदी अरब के बड़े मुफ्ती शेख बिन बाज को पता चला तो उन्होंने ऐलान किया कि ये सब बिल्कुल झूठ है, और फिर खुद न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखा कि जमीन सूरज के गिर्द नहीं बल्कि सूरज जमीन के गिर्द घूमता है। जमीन तो साकिन है बेटा। शेख बिन बाज का ये आर्टिकल सिर्फ सऊदी में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैल गया, जिसके बाद पूरी दुनिया में लोग सऊदी अरेबिया और उसके उलमा पर हंसने लगे, और इसी के साथ शाह फैसल का भी मजाक उड़ने लगा। जैसे ही फैसल को ये बात पता चली, उसने हुक्म दिया कि जिन न्यूज़पेपर्स में ये बात छपी है उन सारों को जमा करके आग लगा दी जाए, जिससे सऊदी उलमा और भी ज्यादा फैसल के खिलाफ खड़े होने लगे। बाय द वे, इस सब के 20 साल बाद एक सऊदी शहजादा पहली बार स्पेस गया, और वहां उसने खुद अपनी आंखों से दुनिया को घूमते हुए देखा, और वापस आकर उसने ये बात मुफ्ती आजम को बताई, जिसके बाद शेख बिन बाज ने अपनी गलती एक्सेप्ट की और उस पर सबसे माफी मांगी। इन शॉर्ट, उस जमाने के सऊदी उलमा इतना सख्त थे कि उन्होंने इवन वनीला आइसक्रीम को भी हराम कह दिया था। लेकिन आखिर सऊदी उलमा और फैसल की जंग तब शुरू हुई जब उसने सऊदी का पहला टीवी चैनल बनाया। एंड ऑफ कोर्स सऊदी उलमा तो टीवी को हराम समझते थे, तो वो हर तरफ टीवी के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे। यहां तक कि एक शहजादे ने जाकर फैसल के टीवी स्टेशन पर हमला कर दिया और वहां पुलिस ऑफिसर्स पर फायरिंग करने लगा। इसी फायरिंग के दौरान एक पुलिस ऑफिसर ने अपने आप को बचाने के लिए इस सऊद खानदान के शहजादे को गोली मार दी और वो मर गया, जो एक बहुत ही खतरनाक बात थी। इस शहजादे का बाप सीधा अपने भाई बादशाह फैसल के पास गया और उसे कहा, ये पुलिस वाला मेरे हवाले करो ताकि मैं इसका सर काट दूं। लेकिन फैसल ने कहा, नहीं, पुलिस वाला तो बस अपनी ड्यूटी कर रहा था, गलती तुम्हारे बेटे ने की थी, और जब तक मैं सऊदी का बादशाह हूं, जो भी कानून तोड़ेगा, चाहे वो शहजादा हो या कोई आम आदमी, उसे सजा मिलकर रहेगी। मतलब अब फैसल ने एक आम पुलिस वाले को बचाने के लिए अपने ही खानदान सऊद खानदान के साथ दुश्मनी ली थी। इस शहजादे की मौत को याद रखें, क्योंकि इसी शहजादे की मौत की वजह से आगे जाकर शाह फैसल को भी शहीद किया गया था। ये सब तो सऊदी के अंदर हो रहा था, लेकिन सऊदी अरब के बाहर भी फैसल आहिस्ता आहिस्ता एक इंटरनेशनल लीडर बन रहा है। Her Majesty warmly welcomed the dignified Middle Eastern ruler. क्योंकि जैसे ही फैसल बादशाह बना, उसके कुछ ही अरसे बाद एक बहुत बड़ी जंग शुरू हुई, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया।
Why the Indians are so anxious to precipitate this war? जिसमें फैसल ने पाकिस्तान को फुल सपोर्ट किया और पाकिस्तान की फौज की मदद के लिए सस्ता तेल भेजने लगा, जिससे पाकिस्तान और सऊदी एक दूसरे के बहुत ही करीब आने लगे। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग के बाद एक और जंग भी हुई, इजराइल और अरबों की जंग। Arab states went to war with the Israelis. अब इजराइल के साथ पहली जंग में फैसल के बाप अब्दुल अजीज ने फलस्तीनियों की कोई मदद नहीं की थी, लेकिन अब जब फैसल सऊदी अरब का बादशाह था, उसने अपनी 20,000 की फौज के साथ फलस्तीन और अरबों की मदद की। लेकिन फैसल की बहुत कोशिश के बाद भी अरब इजराइल से ये जंग हार गए, और इतनी बुरी तरह से हारे कि इस जंग के बाद इजराइल का साइज 3 गुना बढ़ गया। इजराइल से ये जंग बुरी तरह हारने के बाद कहा जाता है फैसल को इतना दुख हुआ कि किसी ने भी इस हार के बाद फैसल को कभी हंसते हुए नहीं देखा, और फैसल हर टाइम सिर्फ एक ही टेंशन में था कि किस तरह अब इजराइल से बदला लिया जाए। इजराइल ने इस जंग में जिन मुसलमान मुल्कों को तबाह किया था, फैसल ने अपने खजाने से उन सारे मुसलमान कंट्रीज को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा किया, और यहाँ से फैसल पूरी दुनिया से फाइटर जेट्स, टैंक्स और वॉर शिप्स खरीदने लगा, ताकि सऊदी फौज को ताकतवर बनाकर फैसल इजराइल से बदला ले सके। अब जब फैसल इजराइल से बदला लेने की प्लानिंग कर रहा था, अचानक दुनिया में एक ऐसा वाकया हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। एक दिन एक क्रिश्चियन आदमी ने यरूशलेम में मुसलमानों की तीसरी सबसे होली साइट मस्जिद अक्सा को आग लगा दी, जिससे पूरी दुनिया के मुसलमान इजराइल के खिलाफ खड़े हुए। इस क्रिश्चियन ने मस्जिद अक्सा के अंदर सलाउद्दीन अयूबी के मिंबर को आग लगाई थी। ये वो मिंबर था जिसे सलाउद्दीन अयूबी ने 800 साल पहले खुद इस जगह पे रखा था, और अब ये मिंबर जलकर राख हो चुका था, और आहिस्ता आहिस्ता ये आग इतनी बढ़ गई कि मस्जिद अक्सा की छत का एक हिस्सा भी गिर गया। इस सब के बाद जब उस क्रिश्चियन से पूछा गया कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया, तो उसने जवाब दिया कि मैंने ये इसलिए किया कि जीसस क्राइस्ट दुनिया में तभी आएंगे जब मस्जिद अक्सा तबाह हो जाएगी। लेकिन अब इजराइल की हुकूमत की डिटाई देखे कि मस्जिद अक्सा को आग लगाने के बाद भी इजराइल की अदालत ने इस आदमी को कोई सजा नहीं दी, और कहा कि यह आदमी कोई टेररिस्ट नहीं बल्कि एक पागल है। लेकिन अब अगर यही सब किसी मुसलमान ने किया होता तो पूरी दुनिया ने मिलकर उसे टेररिस्ट कहना। Islam does not deserve to call itself a religion of peace. Islam is not a religion of peace. मतलब हमारा टेररिस्ट और तुम्हारा टेररिस्ट पागल। अब जब इस आदमी को कोई सजा नहीं मिली, पूरी दुनिया के मुसलमान हर जगह इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे, और सारे मुसलमान इस वक्त दुनिया में सिर्फ एक ही लीडर की तरफ देख रहे थे, सऊदी अरब के शाह फैसल। तो अब ये सब देखकर फैसल ने पूरी दुनिया के मुसलमान लीडर्स को एक जगह जमा होने का हुक्म दिया, और इसी कॉन्फ्रेंस में एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन बनाने का ऐलान हुआ, जिसका नाम था OIC, जिससे ऑफ कोर्स फैसल मुसलमान दुनिया का सबसे बड़ा लीडर बना। अब फैसल को मौका मिल चुका था कि वो पूरी दुनिया के मुसलमानों को इजराइल के खिलाफ यूनाइट करे। तो अब फैसल मुसलमान लीडर्स के साथ मिलकर इजराइल पर हमले की प्लानिंग करने लगा, और अचानक 1973 में यहूदियों के सबसे बड़े फेस्टिवल योम किपुर के दिन अरब फौजों ने इजराइल पर सरप्राइज हमला कर दिया। Israelis celebrating the holiday of Yom Kippur. और अरब फौजें हर तरफ से इजराइल के अंदर दाखिल हुई, और इजराइल से ये सारे इलाके फतह कर लिए। इजराइल इस जंग के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था, इसीलिए इजराइल की फौजें आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों के प्रेशर की वजह से पीछे हटने लगे। ये देखकर किंग फैसल ने मुसलमानों की फौज की तरफ मैसेज भेजा कि आज मेरे बेटों, तुमने हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया, लेकिन अब रुकना नहीं है, इजराइल के खिलाफ आगे बढ़ते रहो। ऐसा लग रहा था कि मुसलमान अब कुछ ही दिनों में इजराइल को बिल्कुल क्रश कर देंगे। लेकिन यहाँ इजराइल की मदद के लिए वो आया जिसका फैसल को डर था, सुपर पावर अमेरिका। The United States has stood by the side of Israel. अरब की फौज से डरकर इजराइल की प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिका से मदद की भीख मांगी, और अमेरिका से रिक्वेस्ट की कि फौरन हमें $1 बिलियन की एड भेजी जाए, जिस पर अमेरिका ने जवाब दिया कि $1 बिलियन नहीं, ये लो $2 बिलियन।
और जाकर इन अरबों को सबक सिखाया। इसके साथ अमेरिका ने इजराइल को फाइटर जेट, टैंक